हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। बीपीएससी के लिए बीपीएससी पीटी जो होने वाला है उसके लिए पॉलिटी करंट अफेयर सीरीज का में दो थीम, इस सीरीज में दो थीम, नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रूल नोटिफाइड हो गया है, पूरे देश में लागू है। एंड ऑपरेशन इंद्रावती यह क्या है, यह दो थीम आज हम डिस्कस करेंगे। यह पॉलिटी का तीसरा सीरीज है करंट अफेयर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों थीम। और इस ये तो मोर इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं भी पूछ सकता है कि यह नियम कहाँ का अधिसूचित हुआ, या अधिनियम क्या है पूछ सकता है, ऑपरेशन इंद्रावती क्या है पूछ सकता है, कब शुरू किया गया, किस देश के लिए शुरू किया गया है ना। ये सारी चीज अभी पूछ सकता है। तो इसमें जो भी रिलेटेड कीवर्ड है अभी हम उसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसका नियम अधिसूचित हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। या सीईए फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 2019। एक्चुअली यह सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसको अमेंड किया गया 2019 में। ऑलरेडी यह पार्लियामेंट यानी संसद से पास हो चुका है एक्ट, लेकिन इसका रूल नोटिफाइड किया गया है 11 मार्च 2024 को। अब रूल नोटिफाइड किया गया ई गजट में, या आई थिंक 39 पेज का रूल है। रूल मीन्स क्या होता है? रूल मीन्स होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा पेपर वर्क चाहिए आपको सिटीजनशिप माने क्लेम करने के लिए, सिटीजनशिप क्लेम करने के लिए। तो यही रूल हो गया। तो यह एक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है और यह पूरे देश में यह नोटिफाइड कर दिया गया, मींस अधिसूचित कर दिया गया। यह रूल अब इंप्लीमेंट हो गया या लॉ इंप्लीमेंट हो गया। यानी लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल की आवश्यकता होती है, जैसे कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन पेपर वर्क चाहिए, है ना, जो इस सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता। ई गजेट में यानी इलेक्ट्रॉनिक गजेट में यह रूल पब्लिश हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मोडालिटी, प्रोसीजर, एलिजिबल इंडिविजुअल कौन कौन है जो कि सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब यह 11 मार्च 2024 को पूरे देश में नोटिफाइड कर दिया गया। तब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या यह इससे पहले जब यह 2019 ऑलरेडी पास हो चुका है पार्लियामेंट से, तो इतना दिन 24 को क्यों इतना लेट हुआ? क्या इससे पहले कंट्री के और जगह में, चूंकि बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया, लागू था? लागू था। सबसे पहले यह नोटिफाइड हो गया था 10 जनवरी 2020 को। कहां पे? आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, असम में। लेकिन और जगह रूल अप्लीकेबल नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय रूल नहीं था। लेकिन यह नोटिफाइड हो चुका है आसाम में ऑलरेडी। लेकिन 2022 में याद रखिएगा, 31 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और होम सेक्रेटरी को यह ऑर्डर दिया गया 9 स्टेट में, जो कि इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट करेंगे, यानी सिटीजनशिप नागरिकता प्रदान करेंगे अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और अमेंडेड अंडर द अमेंडेड सिटीजनशिप एक्ट 2019। वह स्टेट गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र था, है ना। इन सब स्टेटों में ऑलरेडी हो चुका है। बाकी जो बचा ऑल इंडिया में, वह अब यह 11 मार्च से नोटिफाइड हो चुका है। ये तो आप देख लिए सारी चीज। अब एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि एक्चुअली है क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, क्योंकि इस पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश में, है ना। तो एक्चुअली ये एक्ट करता क्या है? इस एक्ट में 1955 में क्या संशोधन लाया गया इस एक्ट के माध्यम से? क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। यह सिटीजनशिप लॉ है, मीन्स एक ऐसा कानून है जो नागरिकता प्रदान करेगा, है ना, इंडियन नागरिकता प्रदान करेगा। और यह अमेंड करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, है ना। अब इसमें क्या किया, कुछ प्रोविजन इंक्लूड किया गया संशोधन करके। कि क्या प्रोविजन था? जो कोई माइग्रेंट है, यानी बाहर के कंट्री से इंडिया में आए हैं, तो उनको कैसे सिटीजनशिप देना है, नागरिकता देना है।
है ना। तो सबसे पहले जो विवादित चीज है वो देखिए, इसमें जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये कम्युनिटी यानी 1 2 3 4 5 6 सिक्स कम्युनिटी का कोई भी लोग है जो 31 दिसंबर 2024 से पहले, है ना, इंडिया में आए हैं, इंडिया में आए हैं, और कहां से, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, है ना। तो यह जो सिटीजनशिप के लिए अगर अप्लाई करते हैं, इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो इनको जो भी इलिजिबल क्राइटेरिया है उनमें रिलैक्सेशन मिलेगा। हालांकि पहले भी सिटीजनशिप ले लेते थे, लेकिन इस सिटीजनशिप एक्ट से, अमेंडमेंट से क्या, उनको जो भी क्राइटेरिया है सिटीजनशिप लेने का, उसमें इनको रिलैक्सेशन मिला है ना। केवल इस कम्युनिटी के लिए, केवल इस कम्युनिटी के लिए, और केवल ये 3 कंट्री से आने में, बाकी बाकी सब वही है, 1955 में जो था वो वही है। आया समझ में? यानी सर्टेन क्लास ऑफ माइग्रेंट और सर्टेन है फ्रॉम नेबरिंग मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। क्लियर? लेकिन इस एक्ट में एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन और है कि सर्टेन कैटेगरी और एरिया जो है, मेनली जो ट्राइबल एरिया है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, मेनली असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, या जो एरिया है जो प्रोटेक्टेड है, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट होता है कि किसी नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया ऐसा है कि उस एरिया में आपको जाने के लिए परमिशन लेने पड़ेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना। यानी एक कागज होता है कि हाँ आप वहां जा सकते हैं। तो ये सारे लोगों को ट्राइबल एरिया, इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले एरिया में यह सीएए लागू नहीं होगा, है ना। माने एग्जेम्प्टेड है इस सीएए प्रीव्यू ऑफ द सीएए से। बाकी हर जगह पूरे कंट्री में यह नोटिफाइड, अधिसूचित हो चुका है। क्लियर? अब हम आते हैं कि अब आप जानते हैं कि कितना प्रोटेस्ट हुआ था, अभी भी लीगल चैलेंज है या हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, है ना, और इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया है। ये कुछ को नागरिकता मिला हो, कुछ ही मना रहा है। देखिए अब इसका लीगल चैलेंज क्या है। लीगल चैलेंज जो इंडियन, मेनली जो मुस्लिम को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो मेनली फोर फ्रंट पे है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया इस लॉ को 2020 में ही, क्योंकि 19 में पास हो गया था। और उनका ऐसा कहना है, लगभग 200 से ज्यादा पटिशन है सुप्रीम कोर्ट में, मैं कहीं पढ़ा था, है ना, जो इसके साथ टैग्ड करके सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं। अब इसमें बताया गया है कि किसी भी, यानी आप किसी रिलीजन को एक फिल्टर बना के या क्वालिफायर नहीं बना सकते। इससे क्या होगा कि आर्टिकल 14 के तहत फंडामेंटल राइट जो है, जो इक्वलिटी, समानता की बात करता है, उसका वायलेशन हो सकता है, उसका हनन हो सकता है। इस ग्राउंड पे उन्होंने वहां पे डाला है। क्लियर? इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 में जो ग्रांटी सिटीजनशिप है, यह केवल यह आप नहीं ले सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा मुस्लिम को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मींस स्टेट यानी इंडिया किसी को डिस्क्रिमिनेट इस पे नहीं कर सकता कि वह मुस्लिम है, या उसको मुस्लिम को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। आप सारे हिंदू हिंदू सिख वगैरह को रखें, उसमें मुस्लिम को क्यों नहीं रखे हैं। इस ग्राउंड पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। क्लियर? अब हम आते हैं कि आखिर गवर्नमेंट किस कैसे इसको डिफेंड किया है। गवर्नमेंट का भी तो लॉजिक है, रूल बना है ना, नियम बना है, तो उसका ड्राफ्टिंग हुआ होगा, डिस्कशन हुआ होगा, तो उसमें क्या लॉजिक, ये देखते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे डिफेंड किया? देखिए गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो कम्युनिटी है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, या इस कंट्री में पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें उनको प्रताड़ित किया जाता है हमेशा। चूंकि यह मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और यह सेकुलर भी नहीं है, इसमें भी इस्लाम कानून चलता है नॉर्मली, तो इनको शुरू से ही प्रताड़ित किया गया है, चूंकि यह इस कम्युनिटी के हैं। क्लियर? तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अगर हम अपने देश में उनको प्रोटेक्शन करते हैं तो क्या बुराई है। और उन्होंने 3 ग्राउंड दिया है गवर्नमेंट। फर्स्ट है हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन,
यानी ऐतिहासिक मेरा ऑब्लिगेशन है। देखिए, इंडिया का एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ एक मोरल ड्यूटी भी है इंडिया का, है ना, कि कोई माइनॉरिटी अगर इस देश में, मुस्लिम मेजोरिटी देश में मुस्लिम के अलावे अगर कोई है जो यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, तो उसको यहाँ पे शरण दे। या तो हिंदू हो गया, या सिख हो गया, या जैन हो गया, या बौद्ध हो गया, है ना, क्लियर। हिंदू से ही बौद्ध निकला है, सिख निकला है, तो उनको एक मोरल ड्यूटी बन जाता है गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन करना। दूसरा ग्राउंड उन्होंने दिया ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड, यानी मानवता वाला ग्राउंड। यानी कोई रिलीजियस माइनॉरिटी अगर इस देश से आते हैं जहां पे हमेशा टर्मोइल होता रहता है, अभी देखिए बांग्लादेश का क्या स्थिति है, पाकिस्तान का क्या स्थिति है, अफगानिस्तान का क्या स्थिति है ना, तो वहां पे जो भी नेबरिंग कंट्री से अगर प्रताड़ित लोग आते हैं, तो मानवता के अधिकार पर भी उनको रखना है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रताड़ित मुस्लिम आएंगे तो उनको नहीं रखना है? नहीं, मुस्लिम वहां पे मेजोरिटी में है, तो ऐसा माना जाता है कि जो मेजोरिटी में है उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता है। इसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शन करना हमारा दायित्व है। जो ये मुस्लिम मेजोरिटी है तो रिलीजियस माइनॉरिटी है, इसलिए हम प्रोटेक्शन करेंगे। तो 3 ग्राउंड पे, हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन, ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड और प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी के आधार पर गवर्नमेंट बोला कि यह एक सही। लेकिन अब इसका भी लॉजिक यह है कि कोर्ट देख सकता है कि तमिल हिंदू श्रीलंका में तमिल हिंदू है, वो भी इंडिया आना चाहते हैं, जबकि वो वहां पे क्या माइनॉरिटी है, हम हिंदू हैं, है ना। रोहिंग्या म्यांमार में या मुस्लिम है, और माइनॉरिटी बहुत माइनॉरिटी सेक्ट जैसे आपका अहमदिया हो गया, हजरास हो गया, ये लोग भी प्रताड़ित इस कंट्री में हो रहे हैं। तो आप केवल इन लोगों को, रोहिंग्या को क्यों नहीं बुला रहे हैं, तमिल हिंदू को क्यों नहीं बुला रहे हैं, ये अहमदिया को क्यों नहीं बुला रहे हैं, हजरस को क्यों नहीं बुला रहे हैं? ये बात की बात है। अब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार कैसे करता है। क्लियर। अब हम आते हैं दूसरा, जो हम लोग वहां शुरू में बात किए थे, ऑपरेशन इंद्रावती। यह क्या है ऑपरेशन इंद्रावती? क्लियर। चलिए, 21 मार्च 2024 को इंडिया ने लॉन्च किया, क्या शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अब ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? जो हाइटी एक कंट्री है, टर्मोइल स्ट्राइक, वहां हिंसा हो रहा था, तो वहां से अब उसके नेबरिंग कंट्री है डोमिनियन रिपब्लिक, वहां से अपने सिटीजन्स को, जो यानी अपने भारतीय को वहां से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम है इंद्रावती। आराबास में देखिए, हाइटी से इंडिया नहीं लाएगा, ये जो है नेबरिंग कंट्री डोमिनियन रिपब्लिक, यहां से सिटीजन्स को, चूंकि यहां पे बड़ा बवाल हो रहा, यह नेबरिंग कंट्री है, यहां से यहां पहुंचा दिया, दैट इज कॉल्ड इंद्रावती। ध्यान दीजिएगा, यह इंडिया नहीं ला रहा, यानी यहां से क्या बोलते हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा दिया हाइटी से, चूंकि यहां पे बहुत हिंसा हो रहे थे, है ना। ऐसा अनाउंस हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अनाउंस किया। कब? 21 मार्च 2024 को। क्लियर। 21 मार्च। अब देखिए कहां पे ये रहा, यहां पे छोटा सा है ना, छोटा सा, ये है हाइटी। क्या नाम है इसका? हाइटी, है ना। और यह क्या बोलते हैं, प्यूर्टो रिको है, या यूएसए के अधीन में है, और यहीं पे डोमिनिकन रिपब्लिक है, यहाँ पे बड़ा में देखिए, है ना। यहाँ हाइटी में हिंसा हो रहे थे, है ना, और यहां से सिटीजन्स को यहां ला दिया अंडर द ऑपरेशन व्हाट? इंद्रावती। ध्यान दीजिएगा, क्या? ऑपरेशन इंद्रावती। समझ गए? अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं कि ऑपरेशन इंद्रावती है क्या एक्चुअली। देखिए, हाइटी जो है वह लोकेटेड वेस्टर्न 1/3 ऑफ द हिस्पेनियोला आइलैंड, कैरेबियन सी में एक्चुअली है यह, है ना। वहां पे बहुत ज्यादा हिंसा हो रहा था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे गैंग बन गए थे और आपस में लड़ रहे थे, हिंसा कर रहे थे। और हाइटी जो है, या जो कंट्री है, यह बहुत गरीब कंट्री है लैटिन अमेरिका में, है ना, और कैरेबियन रीजन में भी।
और विश्व में अगर पुअरतम यानी सबसे गरीब देशों की बात करें तो उसमें से एक है या हैती, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप काम करते हैं, आतंकवादी ग्रुप, आर्म्ड ग्रुप, है ना, जो कि कंट्री को अपने आप लूटते रहते हैं। जैसे हाल ही फिलहाल में इन्होंने मार्च में ही क्या किया कि वहां का एक बहुत बड़ा जेल था जिसमें अपराधी लोग कैद थे, उसको लूट लिया इन्होंने, है ना। या पुलिस को मार मार देते हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ कर लेते हैं, है ना। इसमें से लगभग कहीं मैं पढ़ा था 3500 जो इनेमेट्स थे उसको भगा दिया इस जेल से, है ना। तो ये लोग क्या हाइटी में क्या करेंगे, ये अपराधी है तो वही काम, तो सिटीजन्स लोग डरे हुए थे पूरी तरह, इसलिए इंडिया ने यहां से हटा के यहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक में अपने सिटीजन्स को डाल दिया अंडर द ऑपरेशन इंद्रावती। आया बात समझ में, ऑपरेशन इंद्रावती, है ना। ये देखिए यहीं पे है, यहाँ पे हाइटी है, ये है हाइटी, ये देख रहे ये वाला हाइटी है, और ये रहा डोमिनिकन रिपब्लिक, तो यहाँ से हटा के यहाँ डाल दिया, ये कैरिबियन सी है ना, ये हाइटी है यहाँ। क्लियर, थोड़ा सा और क्लियर देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा हाइटी, यहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक, हमने इंडिया में नहीं लाया ना, यहाँ से यहाँ डाल दिया, इनके जो प्रमुख थे उनसे बातचीत करके, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है यहाँ पे छिपे पड़े हैं, है ना, देखते हैं। क्लियर, तो अब हाइटी कहाँ है थोड़ा सा देख लीजिए। हाइटी जो है वह फ्रांस से 1804 में वह आजाद हुआ। जो भी वहाँ के हाइटीनियन पीपल है, जो मैंने हाइटी के रहने वाले हैं, वह सॉवरेनिटी डिस्टरप्टेड मेनी टाइम, उनका जो है अपना जो सॉवरेनिटी है यानी अपनी आज़ादी है बहुत बार डिस्टर्ब हुआ। और यह जो हाइटी है ना, विश्व का पहला ब्लैक रिपब्लिक है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको बीपीएससी में, पहला ब्लैक रिपब्लिक है ना, जो कि बहुत साल तक व्हाइट फॉरेनर इनको रूल किया। बाद में वहां पे इतना टर्मोइल ज्यादा होता था कि 1994 में यूएस ट्रूप वहां पे गया था, यानी यूएस से अपना सैनिक भेजा, है ना। उसके बाद में वहां पे प्रेसिडेंट का चुनाव करा के फिर आ गया, फिर सेकेंड बार उनको भेजा गया, फिर वहां पे वही स्थिति हो गया। यूनाइटेड नेशन कई बार अपना मिशन भेजे हैं इस कंट्री में 1994 के बाद में, है ना, जो लास्ट में 2019 में वो भी छोड़ के आ गया, है ना। तो 2019 से ऐसे ही ये था कंट्री, 2019 से ऐसे ही था ये कंट्री। क्लियर, ये रही ये कंट्री, कौन कंट्री, हाइटी, है ना, हाइटी। तो हाइटी का क्राइसिस का मेन कारण क्या है, देखिए हाइटी में क्राइसिस का, वहां पे बहुत सारे गैंग बन गए हैं जो आर्म्ड गैंग, है ना। जो वहां का जो पोर्टू प्रिंस है राजधानी, मोस्ट ऑफ द कैपिटल कंट्रोल पोर्टू है फोर्स शट डाउन, वहां पे कैपिटल का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट था उसको बंद करा दिया, गैसोलीन रिफाइनरी था उसको बंद करा दिया, बहुत सारे बिजनेस को बंद करा दिया, है ना। और उनसे बिजनेस से एक्सटॉर्शन लेने लगे गैंग लोग, है ना। इसके कारण ऑर्डिनरी जो हाइटियन है, जो सिटीजन्स है, वह डरने लगे अपने सेफ्टी में, है ना, क्योंकि वहां पे रूल रेगुलेशन कुछ है नहीं वहां पे। और दूसरी बात कि वहां पे लास्ट इलेक्शन 2016 में ही हुआ, है ना, और वहां के राष्ट्रपति का नाम है जोवेनल मोइसी, याद रखिएगा, जोवेनल मोइसी, ये नहीं पूछेगा कौन है, बस याद रखिएगा कहीं पूछ दे कौन है, तो जोवेनल मोइसी, है ना। ये बहुत पॉपुलर भी वहां नहीं थे, है ना, जो लास्ट राष्ट्र प्रेसिडेंट थे, सॉरी, ये जोवेनल मोइसी साहब का था, हत्या कर दिया गया 2021 में, यार वाला कर दिया था। बाद में वहां पे एक और आए जिनका नाम था एरियल, एरियल हेनरी, क्या नाम था, एनियल हैनरी। इनको जो है पुर्टो रिको में स्टक कर दिया गया, जो केन्या गए थे, वहां से हाइटी आने ही नहीं दे रहा था, यहाँ पे इनको हैक कर लिया। यहाँ केन्या गए थे घूमने, केन्या से यहाँ पे आए और यहाँ से यहाँ आने ही नहीं दे रहा था, बोला आएंगे तो बस सल्टा देंगे, ठीक है ना। तो केन्या लास्ट में 1000 वहां पे दिया है, अभी दिया है हाइटी को, पुलिस की आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, है ना। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट, यूरोप वगैरह भी $1 मिलियन एड दे रहे हैं उस हाइटी को। क्लियर, यूएन का मिशन वहां पे गया है, अब 2019 में चला आया था, है ना। तो अब सवाल उठता है कि क्या जरूरत थी इंडियन सिटीजन्स को वहां से हटाने के लिए, जरूरत थी, क्योंकि हाइटी का जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी बात किए हैं एरियल हेनरी, वह 12 मार्च 2024 को रिजाइन कर दिए पोजीशन से और अपने रिजिग्नेशन का कन्वे कर दिए, जो प्यूर्टो रिको में है, यूएस टेरिटरी है, जो मैं बताया है,
क्योंकि वहां से वहां स्टैंड कर दिए गए, क्योंकि वहां पे गए थे, से केन्या गए थे, केन्या से वहां से उनको आने ही नहीं दे रहा था, है ना। और आर्म ग्रुप क्या किया, उन कंट्री का मेन एयरपोर्ट वगैरह सारे बैन कर दिए। क्लियर। तो वहां का स्थिति इतना खराब था कि वहां से सिटीजन्स को हटाना इंडिया के, चूंकि इंडियन सिटीजन है तो इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो इसीलिए ऑपरेशन इंद्रावती चला के वहां से सिटीजन्स को हटाया गया। क्लियर। तो दोनों आप समझ गए, एक समझ गए नागरिक संशोधन अधिनियम क्या है, अधिनियम नियम क्या है, और ऑपरेशन इंद्रावती क्या है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा उसको, देख डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।